8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 और ये उसका प्रथम पोस्टर वाला भाग जो कि समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र भोपाल से प्रकाशित है। और ये उसके अन्य पेजेस हैं, ठीक है, इसको देख लेते हैं। और ये मध्य प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद वर्ष 2025-26 की बुक, ठीक है। और इसका ये अनुक्रमणिका जिस पर हम काम करेंगे, तो ये इसके पूरे भाग हैं और इनको देख लीजिए। फिर हम इसका एक एक अध्याय उठा के हल करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका विषय का भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी, अध्याय 1 पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। इसके सब प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। चलो शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न 1 है कि प्राकृतिक आकृति पर्वत, पठार, मैदान और नदियों को दर्शाने वाला मानचित्र का प्रकार है। कैसा कहलाता है? जो इन सब चीज़ों को दर्शाता है जिस मानचित्र में, उसे क्या कहते हैं? कहने का मतलब ये हुआ कि राजनीतिक मानचित्र या भौतिक मानचित्र या थीमेटिक मानचित्र या रेखा चित्र। तो इसको बोलते हैं भौतिक मानचित्र। भौतिक मतलब फिजिकल मैप्स, है ना। तो ये किस में लिखा हुआ है? बी में। तो बी में लिखकर इसको टिक लगा लेना है। दूसरा प्रश्न कह रहे हैं कि सेतु का प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह यानी कि भूगोल में किसी चीज़ को दर्शाने के लिए उसके प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं। तो ये कह रहे हैं सेतु। सेतु माने होता है पुल। पुल का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? ये सी में लिखा हुआ है। ये जो ऐसा बना है, 2 डंडी और इधर इधर खुला हुआ है, यानी ऐसे आना ऐसे निकलना, ये ऐसे आना ऐसे निकलना। तो ये प्रतीक चिन्ह होते हैं। ये सी में लिखा है, सी तो टिक लगा के लिख लेना है, या फोटो लिखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि फोटो है, फोटो बनाने की ज़रूरत नहीं, सी लिख दीजिए। प्रश्न 3 कह रहा है कि कई शताब्दियों पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख याम्योत्तर थी जो इस नगर के मध्य से गुजरती थी। यानी कि भारत भी काफ़ी पहले अपना प्राइम मेरिडियन बनाया था। वो कहाँ से गुजरता था? तो उज्जैनी से या मुंबई से या दिल्ली से या कुरुक्षेत्र से ये निकलता था उज्जैनी, जिसको आजकल वर्तमान में उज्जैन बोलते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न कह रहे हैं कि भारतीय मानक समय ग्रीनिच मानक यानी जीएमटी, ग्रीनिच मीन टाइम यानी जीएमटी पर स्थानीय समय से आगे होता है। कितना आगे होता है? 5 घंटे 30 मिनट या 6 घंटे 30 मिनट या 4 घंटे 30 मिनट या 7 घंटे 30 मिनट। तो ये होता है 5 घंटे 30 मिनट आगे, और ये लिखा हुआ है ए में। तो ए में टिक लगा के लिख लेना है। 5वां प्रश्न कह रहे हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है 12 घंटे में, 24 घंटे में, 36 घंटे में या 48 घंटे में। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर कितने घंटे में लगाती है? 24 घंटे में। तो यहाँ पर 24 घंटे लगा लेना है। 6वां प्रश्न कह रहे हैं कि रमा पूर्व दिशा की ओर जाते समय अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, तो वह किस दिशा की ओर जा रही है? तो रमा पूर्व दिशा की ओर जाते समय अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, तो वह पूर्व में या पश्चिम में या उत्तर में या दक्षिण में। तो वह उत्तर की ओर जाएगी, ठीक है। 7वां प्रश्न कह रहे हैं कि मानचित्र का मुख्य घटक नहीं है, नहीं वाला बताना है। दूरी है या आरेख है या दिशा है या प्रतीक चिन्ह है। तो दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह का तो इस्तेमाल होता है, लेकिन आरेख का मतलब होता है रेखा खींचना। ये इसका मेन घटक नहीं। आरेख माने ड्राइंग या स्केच कहलाता है। ये इसका मुख्य घटक नहीं है। बाकी 3 के तीनों मुख्य घटक हैं, ठीक है। 8वां प्रश्न कह रहे हैं कि पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली रेखा है। कौन सी रेखा कहलाती है? कर्क रेखा या मकर रेखा या देशांतर रेखा या भूमध्य रेखा? तो वो कहलाती है भूमध्य रेखा। भू के बीचों बीच खींची गई रेखा भूमध्य रेखा। अब
9वां प्रश्न कह रहे हैं भूमध्य रेखा के चारों ओर सामान्यतः होती है, क्या होती? उष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, शीत जलवायु या समशीतोष्ण जलवायु? तो होती है उष्ण जलवायु। भूमध्य रेखा के चारों ओर क्या होती है? उष्ण जलवायु या गर्म जलवायु होती है। ठीक है। 10वां ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति को दर्शाने के लिए आवश्यक है, क्या? अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं या अक्षांश और देशांतर रेखाएं या दिशाएं? तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसी ग्लोब पर स्थान को दिखाने की। इससे क्या बनता है? इससे ग्रिड बनता है और ग्रिड की स्थिति ही उस सही जगह की सटीक लोकेशन बताती है। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अंतरराष्ट्रीय, थीमेटिक, खगोल विद्या, एक दिन, पृथ्वी, ठंडी, दिशाओं, 0 डिग्री, अक्षांश और देशांतर, इनको भरना है इस प्रश्न में। तो ये कह रहे हैं कि मानचित्रों की पुस्तक कहलाती है। मानचित्रों की पुस्तक क्या कहलाती है? एटलस कहलाती है। और एटलस क्या होता है? इटली के एक जो देवताओं का नाम है, जो कि कहते हैं कि वो पूरी पृथ्वी को उठा के रखते हैं, तो उसी के लिए वो पहले एटलस का आभार व्यक्त करते थे। बाद में जब पुस्तक मानचित्र, ये सब मानचित्र इकट्ठा हुए, फिर उनकी किताब बनाई, तो एटलस ही नाम ही रख दिया उन्होंने। और इसीलिए पहले पृष्ठ पर वो अपने देवता की फ़ोटो छापते थे और वही अनुसरण पूरा दुनिया करने लगी। बाद में उसी पर मानक मान लिया गया। तो मानचित्रों की पुस्तक क्या कहलाती है? एटलस कहलाती है। बी है इसका ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। यानी यहाँ पर भरना है अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ लिखा हुआ है, उसको भर देना है। फिर किसी मानचित्र में विशेष स्थान पर पाए जाने वाले खनिज को दर्शाया गया है, वह मानचित्र क्या कहलाएगा? थीमेटिक कहलाएगा, उसे बोलते हैं थीमेटिक। ठीक है। ग्लोब पर एक ग्रिड एक ग्रिड क्या क्या दिखा था? अक्षांश और देशांतर रेखाओं से मिलकर बनती है। यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं जहां पर काटना शुरू करेंगी वो ग्रिड कहलाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रमुख याम्योत्तर को क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर से अंकित किया जाता है। यानी 0 डिग्री भर लिखा है तो देशांतर और लिख दीजिए तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो प्रमुख याम्योत्तर को 0 डिग्री देशांतर से अंकित किया जाता है। और इसी का F पॉइंट है कि मध्य प्रदेश का उज्जैन नगर अनेक शताब्दियों तक खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। खगोल विद्या उज्जैन का है, कर रहा है ये प्रतिष्ठित केंद्र मोस्टली, यानी खगोल विद्या का वहाँ ज़्यादा प्रचार रहता था, केंद्र रहता था उनकी। इसी का जी है भाग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर एक तिथि में तिथि में खालिस्तान दिन का परिवर्तन होता है, एक दिन का परिवर्तन होता है। ग्लोब खालिस्तान का एक प्रतिरूप है। ग्लोब का प्रतिरूप है? पृथ्वी का। तो मानचित्र के दाएं ओर बना 4 तीरों का निशान खालिस्तान कहलाता है, दिशा को बताता है। उत्तर और दक्षिण ध्रुव के निकट जलवायु खालिस्तान होती है, शीत या ठंडी या बर्फीली होती है। ठीक है। अब आते हैं अति लघु प्रश्नों में। तो भारत के राज्यों की सीमा को जानने के लिए आप किस प्रकार के मानचित्र का उपयोग करेंगे? तो भारत के राज्यों की सीमाओं और उनकी राजधानियों को जानने के लिए राजनीतिक मानचित्र यानी कि पॉलिटिकल मैप का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह मानचित्र देशों, राज्यों, जिलों और शहरों की प्रशासनिक सीमाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। दूसरा प्रश्न है कि क्या पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोल है? लिखिए। तो पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोल नहीं है, यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है। इस विशिष्ट आकार को भूआभ या जियोइड कहा जाता है, जिसका अर्थ है पृथ्वी जैसा आकार। ठीक है। अब इसी को का तीसरा है कि पृथ्वी के चारों ओर वृत्त बनाने वाली
काल्पनिक रेखाएं कौन कौन सी होती हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर वृत्त बनाने वाली दो प्रकार की प्रमुख काल्पनिक रेखाएं होती हैं। एक कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं, जिनको लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई समांतर रेखाएं हैं। और दूसरा है देशांतर रेखाएं यानी लॉन्जिट्यूड्स। ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं जो ध्रुवों पर मिलती हैं। ठीक है। चौथा प्रश्न है कि किसी मानचित्र में लघु आरेख क्या कहलाते हैं? तो मानचित्र में स्थान की कमी के कारण विभिन्न भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं जैसे इमारतें, सड़कें, पुल, पेड़, रेलवे लाइनें को दर्शाने के लिए लघु आरेख, अक्षरों, रंगों और चित्रों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें प्रतीक चिन्ह, प्रतीक या सिंबल्स या रूढ़ प्रतीक या कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं। ठीक है। तो अब लेते हैं इसी का 5वां प्रश्न। चतुर्दिक में कौन कौन सी दिशाएं सम्मिलित हैं? तो चतुर्दिक में 4 दिशाएं सम्मिलित है। कौन सी? उत्तर, दक्षिण और पूरब पश्चिम। ये तो आपको पता ही है ना। अब 6वां प्रश्न कह रहे हैं कि यदि एक टेबल लैंप के सामने ग्लोब को रखा जाए तो ग्लोब पर प्रकाशित भाग क्या स्पष्ट करता है? ये मुख्यतः दिन रात की अवधारणा करता है, क्योंकि एक तरफ जो प्रकाश पड़ेगा तो दिन और जिधर छाया रहेगी तो वो रात को। तो ये लिख लेता है दिन रात की अवधारणा को स्पष्ट करता है। अब क्या करना है कि ग्लोब पर प्रकाशित भाग उस हिस्से को दर्शाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, जो पृथ्वी पर दिन को स्पष्ट करता है, और जो अप्रकाशित भाग होता है रात को स्पष्ट करता है। यानी कि दिन और रात की अवधारणा है। 7वां प्रश्न कह रहे हैं कि नाविकों द्वारा दिशाओं को जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कंपास या कुतुबनुमा कहलाता है। तो थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। नाविकों द्वारा दिशाओं का पता लगाने के लिए कंपास नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, जो चुंबकीय सुई के माध्यम से दिशा बताता है। 8वां प्रश्न कह रहे हैं कि पृथ्वी के किसी स्थान का पता किन रेखाओं से लगाया जाता है? तो पृथ्वी के किसी भी स्थान का सटीक पता लगाने के लिए अक्षांश यानी लेटीट्यूड अर्थात क्षैतिज या लेटी हुई, और देशांतर यानी कि लॉन्जिट्यूड जिसको ऊर्ध्वाधर या खड़ी रेखाओं का उपयोग किया जाता है। ये काल्पनिक रेखाएं मिलकर एक ग्रिड बनाती हैं जो भूमध्य रेखा और प्रमुख याम्योत्तर यानी कि प्राइम मेरिडियन के संदर्भ में स्थान की स्थिति यानी कि डिग्री दर्शाती हैं। ठीक है, ये लिख लेना है। अब आते हैं इसी का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि मानचित्र को किस नाम से जाना जाता है? तो मानचित्र को नक्शा या खाका नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे मैप कहते हैं। ठीक है। 10वां प्रश्न है कि ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न। 4 प्रमुख दिशाओं को ज्ञात करने का सरल तरीका क्या है? लिखिए। तो 4 प्रमुख दिशाओं को ज्ञात करने का सरल तरीका सूर्य की स्थिति का पता लगाना है। नंबर 1, यदि हम सूर्य की ओर मुख करके खड़े हों तो सामने पूर्व दिशा होती है, पीठ की ओर पश्चिम दिशा होती है, हमारे बाएं हाथ की ओर उत्तर दिशा होती है, और हमारे दाएं हाथ की ओर दक्षिण दिशा होती है। अगला प्रश्न है कि IST और GMT, यहाँ पर I लिखा हुआ है, इसको T बना लेना है। ठीक है। संक्षिप्त शब्दों का पूर्ण शब्द लिखिए। तो IST यानी कि IST का पूर्ण रूप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको अंग्रेजी में भी लिखा है, जिसे भारतीय मानक समय भी कहते हैं। और GMT, ये जो लिखा है GMT का पूर्ण रूप ग्रीनिच मीन टाइम, ये अंग्रेजी में भी लिख लेना है,
जिसे ग्रीनिच माध्य समय भी कहते हैं। ग्रीनिच माध्य समय या GMT भी कहते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न कह रहे हैं कि यदि ग्रीनिच पर 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्व तथा 30 डिग्री पूर्व पर क्या समय होगा। तो पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, जिसका अर्थ यह है कि यह प्रति घंटे 15 डिग्री देशांतर या प्रति मिनट 1 डिग्री देशांतर घूमती है। पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है। यदि ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्व पर दोपहर के 1 बजे होंगे और 30 डिग्री पूर्व पर दोपहर के 2 बजे होंगे। ठीक है, ऐसा लिख लेना है, क्योंकि 15 डिग्री पर मतलब 1 घंटे का अंतर आता है, तो 30 डिग्री पर 2 घंटे का अंतर आएगा। ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर कि मोहन के बगीचे का एक साधारण मानचित्र बनाइए जो 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा आयताकार क्षेत्र है और पैमाना दे दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। तो ये इस तरह को बना लेना है दिशा सूचक, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। और चूँकि 60 सेंटीमीटर लंबा है तो 10 छक्के 60 यानी 6 सेंटीमीटर इधर नाप लेना है, 4 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ नाप लेना है और इसको चौकोर कर देना है। और यहाँ पर लिख दीजिए मोहन का बगीचा। यही साधारण रेखा चित्र हो जाता है, यह साधारण मानचित्र। ठीक है। पांचवा प्रश्न कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से क्या आशय है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है जो लगभग 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। यह वह रेखा है जहां एक कैलेंडर दिन समाप्त होता है, अगला शुरू होता है। इस रेखा के पूर्व और पश्चिम की ओर जाने पर तारीख में 1 दिन का अंतर आता है। छठवां प्रश्न कह रहे हैं कि वराह मिहिर कौन थे, इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से था। तो वराह मिहिर एक महान भारतीय खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। उनका संबंध मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षेत्र से था। उन्होंने उज्जैन में अपने खगोलीय शोध कार्य किए। सातवां प्रश्न है कि मानचित्र में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक चिन्हों के रूढ़ चिन्ह बनाइए। तो वृक्ष का ऐसा बना लेना है, पुलिस ये दिए हुए हैं, वृक्ष, पुलिस स्टेशन, तालाब और पक्की सड़क। तो वृक्ष ऐसा बना देते हैं, गुब्बारे टाइप बना के थोड़ी सी उसमें से कुछ हल्ली निकाल दीजिए। पुलिस स्टेशन में PS लिख देना है और तालाब में एक तालाब टाइप बना के थोड़ा सा पानी भर दीजिए। पक्की सड़क में 2 सीधी सीधी लाइनें खींची जाती हैं, तो ये पक्की सड़क हो जाती है। अब इसी में अगला प्रश्न है कि मानचित्र के 8वां प्रश्न है कि मानचित्र के प्रमुख घटकों के नाम लिखकर समझाइए। तो मानचित्र के प्रमुख घटकों का विवरण, एक तो दिशा इससे मुख्य होती है कि यह उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम जैसी प्रमुख दिशाओं को दर्शाता है। यह मानचित्र पर स्थानों का पता लगाने में मदद करता है। यह मानचित्र पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और जमीन पर उन्हीं बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी का अनुपात होता है। और प्रतीक चिन्ह, ये प्रतीक क्या होते हैं, ये विभिन्न विशेषताओं जैसे इमारतों, सड़कों और नदियों को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक चिन्ह या रंग होते हैं। ठीक है, तो ये इनके प्रमुख घटक हैं। 9वां प्रश्न कह रहे हैं कि मानचित्र व रेखाचित्र में अंतर स्पष्ट करिए। तो मानचित्र और रेखाचित्र में मुख्य अंतर पैमाना और सटीकता है। कैसे? मानचित्र के बारे में कि यह पैमाने पर आधारित होता है और वास्तविक दुनिया के स्थानों का सटीक और विस्तृत प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। रेखाचित्र में क्या लिखना है कि यह बिना पैमाने के खींचा गया एक मोटा अवलोकन या चित्र होता है जो मुख्य रूप से स्थानों के सापेक्ष स्थान या लेआउट को दर्शाता है।
10वां प्रश्न कह रहे हैं कि भारत के मानचित्र में मध्य प्रदेश तथा उसके पड़ोसी राज्यों के को नाम सहित लिखिए। तो अब देखो नक्शा तो बना हुआ है, इसमें ब्लैंक है, तो आप इसको एग्जैक्ट नक्शा तो ना बनाइए, लेकिन इसको लोकेशन बना दीजिए। मध्य प्रदेश के बीच में हो गया, उसके ऊपर हो गया है उत्तर प्रदेश, और इधर पश्चिम तरफ राजस्थान ऊपर की तरफ, और इधर गुजरात है। दक्षिण की तरफ महाराष्ट्र आ जाइए, और उसके थोड़ी नीचे साइड में छत्तीसगढ़, ऐसा बना दीजिए। तो ये 5 राज्य हैं जो कि इन पर यहाँ पर नाम लिख देना है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है एक, कि ये लघु नगर के चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये यहाँ पर दिशा सूचक है, ये आवासीय भवन है, ये चिकित्सालय है, ये नगर पंचायत है, ये बैंक है, संग्रहालय, इधर बाजार, इधर विद्यालय, और इधर रेलवे स्टेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि चित्र देखिए कि पहला प्रश्न कह रहे हैं रेलवे स्टेशन कौन सी दिशा में है, तो ये ऊपर की तरफ है और इधर पश्चिम की तरफ, तो यानी उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, फिर बैंक यानी यहाँ से, बाजार यानी यहाँ इधर, तो बैंक से बाजार जाने के लिए आप किस दिशा से चलकर किस दिशा की ओर जाएंगे, तो दक्षिण पश्चिम में मुख्यतः जाना है। तो कैसे चलेंगे, बैंक से बाजार जाने के लिए मुख्य रूप से दक्षिण यानी नीचे की तरफ उतरेंगे, और पश्चिम दिशा की ओर यानी दक्षिण की तरफ से बढ़ के पश्चिम की तरफ जाएंगे, इसलिए दिशा दक्षिण पश्चिम है। थोड़ा सा वर्णन भी कर दीजिए। तीसरा प्रश्न है कि दाएं कोने पर स्थित 4 तीरों का निशान क्या प्रदर्शित करता है, तो दाएं कोने पर स्थित 4 तीरों का निशान दिशा सूचक है जो मुख्य दिशाओं यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम को प्रदर्शित करता है। चिकित्सालय के दक्षिण में क्या स्थित है, तो चिकित्सालय के दक्षिण में चित्र में देख सकते हैं कि ये रहा चिकित्सालय, और चिकित्सालय के ठीक दक्षिण में बाजार है। तो यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पर कि चिकित्सालय के दक्षिण दिशा में क्या स्थित है, तो चिकित्सालय के दक्षिण दिशा में बाजार स्थित है। देख के ही लिखना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न ये है कि विद्यालय के नज़दीक में कौन कौन सी जगह दिखाई दे रही है, तो ज़रा ध्यान से देखिए। इधर से ये है विद्यालय, ऊपर की तरफ देखेंगे तो रेलवे स्टेशन, और थोड़ा सा इधर की तरफ और आगे की तरफ अगर देख पाएँ तो आवासीय भवन, इधर बगल में चिकित्सालय, और इधर बाजार। अब इसको लिखना कैसे है, तो विद्यालय के चारों ओर देखने पर रेलवे स्टेशन यानी उत्तर की ओर दिशा दिखना है। ठीक है, चिकित्सालय ये पूर्व की ओर है, बाजार ये दक्षिण पूर्व की ओर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का ये पहला पार्ट। अब इसी में दूसरा भी कह रहे हैं कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। जगह थोड़ी सी कम है, कंडेंस करके लिखना पड़ा। तो मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है भौतिक मानचित्र, जिसको फिजिकल मैप्स कहते हैं। ये मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पहाड़ों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाते हैं। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र यानी पॉलिटिकल मैप्स। ये मानचित्र विभिन्न देशों, राज्यों, शहरों और कस्बों की सीमाओं को दर्शाते हैं। तीसरा है विषयगत मानचित्र यानी थीमेटिक मैप्स। ये मानचित्र विशिष्ट जानकारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वनों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र, या उद्योगों के स्थान को दर्शाने वाले मानचित्र हैं। तीसरा है कि अक्षांश रेखा व देशांतर रेखाओं में अंतर बताइए। तो एक तरफ इधर कर लेते हैं अक्षांश रेखाएं, इधर कर लेते हैं देशांतर रेखाएं। तो शुरू करते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में, कि अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं हैं जो भूमध्य रेखा के समांतर चलती हैं। इनका उपयोग पृथ्वी पर किसी स्थान की उत्तरी या दक्षिणी स्थिति निर्धारित करने के लिए यानी अक्षांश निर्धारित करने के लिए किया जाता है। और देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं। इनका उपयोग किसी स्थान की पूर्वी या पश्चिमी स्थिति यानी कि देशांतर और समय क्षेत्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
चौथा प्रश्न है इसी में कि मानचित्र में निर्देशांकों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो मानचित्र में निर्देशांकों यानी अक्षांश और देशांतर का संयोजन, जिसे हम ग्रिड भी कह सकते हैं यहाँ पर, यानी ग्रिड की लोकेशन है ना, का प्रयोग पृथ्वी की सतह पर किसी भी बिंदु या विशिष्ट स्थान की सटीक स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब इसी का आखिरी प्रश्न है कि ग्लोब का चित्र बनाकर निम्नांकित को दर्शाइए। भूमध्य रेखा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, अक्षांश या देशांतर रेखा। तो देखिए यहाँ पर एक ग्लोब बना लेना है और बीचों बीच अगर यहाँ पे जो रेखा खींच देते हैं इसको भूमध्य रेखा कहेंगे। 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ ये जो ऐसा बना देंगे, फिर इधर 66.5 पे बना लीजिए। तो ज़्यादा नहीं बनाना, थोड़े से ही बनाने हैं। तो कर्क रेखा, मकर रेखा तो बना ही लीजिए। इधर आर्कटिक जोन, इधर अंटार्कटिक जोन वाला इलाका बना लीजिए, यानी 66.5 फिर ऊपर की ओर तो पोल शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए 0 डिग्री नॉर्थ पोल, ये 0 डिग्री साउथ पोल। तो भूमध्य रेखा तो ये हो गई। उत्तरी गोलार्ध यानी इसके ऊपर का जो कर्व हिस्सा होता है 0 डिग्री, यानी भूमध्य रेखा के ऊपर का इलाका वो उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री के नीचे यानी कि भूमध्य रेखा के नीचे का इलाका ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। फिर अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखाओं में ये ले लीजिए, चाहे कर्क रेखा ले लीजिए, चाहे मकर रेखा ले लीजिए, ये दोनों अक्षांश रेखाएं। और देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती हैं, तो ये कोई सी भी ले लीजिए, चाहे प्राइम मेरिडियन ले लीजिए, चाहे कोई सी भी नंबर की रेखा ले लीजिए, तो ये सब देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो इस तरह ये अध्याय 1 पूर्ण होता है और हम मिलते हैं अगले वीडियो में अध्याय 2 में।